विश्व इतिहास को जानने के क्रम में हम लोगों ने भौगोलिक खोजें और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को देख लिया था। आज हम लोग जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति, यही हमारा चैप्टर है। सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। तो 1789 ईस्वी का जो फ्रांस का क्रांति हुआ था, वह सिर्फ फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप महादेश के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। ठीक है, जिसने एक युग का अंत किया था और दूसरे युग का शुरुआत, हम कह सकते हैं, आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, को प्रतिस्थापित किया और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। इस तरह के विचार स्वतंत्र का प्रादुर्भाव यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतियों को जन्म दिया। ये क्रांतियां सामंतवादी तथा निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। इसी क्रम में सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और सन 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पे दो घटनाएं हुई थी। 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। चूँकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। हम लोग देखे थे पिछले अध्याय में कि कैसे फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। एक्चुअली फ्रांस का एक सैनिक था जिसका नाम था लाफायते, जो कि अमेरिका में स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद अपने देश वापस लौटा और जब यहाँ पर आया तो देखा कि फ्रांस में निरंकुश शासन व्यवस्था प्रणाली है और जनता इससे त्रस्त है। इसलिए फ्रांस में जागरूकता फैलाने का काम भी किया था। इन सब के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, यह समझने के लिए हमें तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक अध्ययन करना होगा। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था, उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर अधिकार कर लिया था। मतलब अमेरिका के विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू, इन सब जगहों पर अधिकार कर लिया था। फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं हो सकी थी। यहाँ पे देखने वाली बात है कि इतना अधिकार करने के बाद भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं हुई थी, अधिकार को सिर्फ बढ़ाया जा रहा था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। अतः क्रांति के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या निम्न तरीके से की जा सकती है। वो सब तरीका क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। व्याख्या के क्रम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें कि बूर्बो राजवंश के लुई 14वें के शासन काल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। वहाँ पे जो है फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिस तो बूर्बो राजवंश जिसको कहते हैं, लुई करके शासक का नाम था। तो लुई 14वें के शासनकाल में जो है साम्राज्य की प्रतिष्ठा एकदम उच्च पर थी, लेकिन उसके बाद जो है अयोग्य शासक हुए। सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश
फिजूल खर्च एवं अयोग्य था। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोइनेट के साथ हुआ था। मेरी अंतोइनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसी के साथ लुई 16वां का विवाह हुआ था, जो उत्सवों में काफ़ी रुपये लुटाती थी और अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राजकार्य में दखल देती रहती थी। कौन? तो मेरी अंतोइनेट। ये जो थी, ये महिला जो लुई 16वां की पत्नी थी, इसका फिजूल खर्ची वाला आदत था, रुपया लुटाने वाला आदत था और अपना जो करीबी आदमी है उसको ऊंचा दर्जा, ऊंचा पोस्ट हमेशा दिलाते रहती थी, मतलब पद का दुरुपयोग करती थी। राजा के वर्सा स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे मगर अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। तो ये जो है लुई 16वां, इसका एक राजमहल हुआ करता था वर्साय में। उसमें 15,000 कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जिसको खूब वेतन मिलता था। करता क्या था वो? कुछ भी नहीं, खाता था, वेतन उठाता था, मगर अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था, ये राजमहल पे। लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिबड़े, तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा उस समय की थी, से भी अधिक कर्ज बढ़ गया था। पहले से ही चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च चलाने के लिए जनता पर करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य किया। अब करेगा क्या? इतना अधिक खर्चा कर दिया तो खर्चा को पूरा करने के लिए उसको चाहिए धन आएगा कहाँ से? तो लगाओ टैक्स यानी कि कर लगाओ, कर में वृद्धि करो। वही ये लगातार किए जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था, कोई इसके ऊपर नहीं था देखरेख करने वाला, मतलब इसका मोनोपोली था। यद्यपि स्टेट जनरल संसदीय संस्था थी, लेकिन राजा की निरंकुशता का यह एक बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक हुई ही नहीं थी। एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था स्टेट्स जनरल। ये स्टेट्स जनरल ये संस्था तो था, लेकिन 1614 के बाद 175 ईयर्स तक इसका कोई बैठक नहीं हुआ था। लुई 14वां की निरंकुशता इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था आई एम द स्टेट, दैट मीन्स मैं ही राज्य हूँ। लेकिन चूंकि वह अयोग्य शासक था, विद्रोहियों को कुशलतापूर्वक दबा देता था, अतः उस समय राजा की पूरी शक्ति उसके हाथ में निहित हो गई थी। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में इस तरह के गुणों का अभाव था। लुई 14वां, जिसके शासनकाल के टाइम पे साम्राज्य जो है तरक्की के शिखर पर था, उस समय वो बोला करता था आई एम द स्टेट। तो ठीक था, सुनने में भी लोगों को अच्छा लगता था क्योंकि वो काम भी करके दिखाता था। लेकिन उसके बाद के शासक जो है वो उस काबिल नहीं थे, फिजूल खर्ची थे, निरंकुश थे। इसीलिए जो है 175 वर्ष तक स्टेट्स जनरल का कोई बैठक ही नहीं हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामेंट नामक संस्था थी। यानी कि स्टेट जनरल के अलावा एक और संस्था थी जिसका काम था राजा के स्वेच्छाचारिता पर, निरंकुशता पर अंकुश लगाना, जिसका नाम था पार्लियामेंट, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुगत होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर देते थे। यानी इस तरह के व्यवहार से इस पर भी राजा का ही नियंत्रण होता था, ना कि राजा पर इसका। अब देखिए स्टेट जनरल के अलावा एक और संस्था है यहाँ पर जिसका नाम है पार्लियामेंट, जिसमें कि 17 मेंबर्स होते थे, 17। ये एक सुप्रीम कोर्ट था, समझिए। वहाँ पे जैसे अपने देश में भारत में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक उसी तरह से फ्रांस में समझिए ये एक सुप्रीम कोर्ट है। इसमें 17 मेंबर्स थे। इसके जो मेंबर्स थे
वह कुलीन वर्ग के थे, यानी उच्च घराने के थे, और उसी के घराने के ही मेंबर्स अगले मेंबर्स बन सकते थे। यानी कोई जो मेंबर्स कुलीन वर्ग का है वो अगर गुजर गया तो, या किसी कारणवश वो हट गया, तो उसके स्थान पे फिर दूसरे ही कुलीन वर्ग या उसी परिवार का दूसरा सदस्य उसका न्यायाधीश बनेगा। यानी उसके लिए सुरक्षित होता था, कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित होता था। और ये जो है पद वंश कर्मानुगत भी होते थे। तो राजा को कोनो बात कहना है या कोई बात मनवाना है, अपने हक में फैसला लेना है, तो ये क्या करता था, किसी भी तरह से पैसे के बल पे या कोई लोभ देके, कोई लालच देके उससे अपनी बात कहवा लेता था। और इस तरह से राजा पर नहीं बल्कि राजा ही उस पर नियंत्रण रखता था। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीतिक कारण में ही केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। स्वायत्त शासन का सर्वथा अभाव था, जबकि पड़ोस के इंग्लैंड में इस तरह के शासन का संचालन स्वायत्त शासन की संस्थाओं द्वारा होता था। यानी सेंट्रलाइजेशन जो था फ्रांस में वो एक खराब चीज़ हुआ था। स्वायत्त शासन का सर्वथा अभाव रहता था, जबकि पड़ोस में जो इंग्लैंड था उसमें इस तरह के शासन व्यवस्था का संचालन नहीं था। फ्रांस में हर जगह वर्साय के राजमहल की ही प्रधानता थी। वर्साय का राजमहल, जिस पर कि पूरे इनकम का 9% पूरा इनकम का उस पर खर्चा होता था। 15,000 अधिकारी वाला राजमहल। राजा के अलावे मेरी अंतोइनेत के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था। राजा तो करता ही था और राजा से भी ज़्यादा दुरुपयोग करने वाली उसकी पत्नी थी, जिसका नाम था मेरी अंतोइनेत, जिससे जन साधारण की धारणाएं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई थी। राजा पे गुस्सा आता था। सन 1789 में 1789 तक आते आते जन साधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावले होने लगे। यानी लोगों को लगा कि हम खुद क्यों ना शासन कर लें, इसका जैसा हाल देख रहे हैं इससे तो हम बहुत बढ़िया कर लेंगे। उस समय वहाँ कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके। ऐसा कोई भी संस्था नहीं था जो लोगों के इस उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके, उसे रोक सके। तो ये एक राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं, जो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम लोग देखते हैं फ्रांस का सोसाइटी यानी कि समाज 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। यानी 3 तरह के स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं प्रथम स्टेट में पादरी यानी कि क्लर्जी आते थे, पादरी वर्ग, क्लर्जी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जिसकी संख्या 1,30,000 थी। 1,30,000 ये पादरी वर्ग थे टोटल। सेकेंड स्टेट में हम लोगों का कुलीन वर्ग आता है, जिसको इंग्लिश में नोबिलिटी कहते हैं, जिसको अभिजात वर्ग भी कहते हैं। इसमें 80,000 फैमिली था, 80,000 परिवार, 80,000 फैमिली। 80,000 फैमिली यानी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं एवरेज 4 से, किसी में 3 किसी में 4। चलिए 3 से भी करेंगे तो फिर भी 2,40,000 होंगे, 4 से करेंगे 3,20,000 होंगे। टोटल संख्या इसका हम बता रहे हैं। अब थर्ड स्टेट का बात करते हैं। इसकी संख्या 2.5 करोड़ थी, 2.5 करोड़। इसमें आता था कौन कौन? तो व्यापारी, बड़े हो या छोटे, व्यवसायी, शिक्षित वर्ग जिसको बोर्जियस क्लासेस कहते हैं। इसके अलावा किसान, शिल्पी, छोटा किसान, नौकर चाकर, मजदूर, सभी के सभी जो है थर्ड स्टेट में आता है। यानी कि पूरे फ्रांस में जो है 3 स्टेट्स हो गए। फर्स्ट स्टेट मेरा हो गया क्लर्जी यानी पादरी लोग। सेकंड स्टेट हो गया मेरा नोबिलिटी यानी कि कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग। तृतीय स्टेट में हम लोगों को बिजनेसमैन, शिक्षित वर्ग जिसको बोर्जियस क्लास कहते हैं, किसान, शिल्पी, छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर आते हैं। यानी कि 90% हिस्सा जो है ये थर्ड स्टेट है।
जिसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो था फ्रांस में, फ्रांस के सोसाइटी में, इसको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था, किसी भी तरह का कर नहीं लगता था। यानी ये दोनों वर्ग जो है करों से मुक्त थे और पूरे फ्रांस के कुल भूमि का 40% हिस्सा जो है इन्हीं दो वर्गों के पास था, जिसकी संख्या 1,30,000 है या 2,40,000 कह सकते हैं या 3,20,000, दो टोटल मिला के 3 1 4 या 4 1 5 6 लाख मान लेते हैं, दोनों मिला के है। फिर भी इधर 2.5 करोड़ है, इसके पास जो है 60% हिस्सा है मात्र, यानी 90% संख्या लेकिन 60% हिस्सा ज़मीन का। और साथ ही साथ जो है ये अपने स्वामी की सेवा करना इसका धर्म है। स्वामी के घर, स्वामी यानी कि इसका फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट वाला, इसके यहाँ काम करना इसका धर्म है। सैन्य सेवाएं देना इसका धर्म है। सड़कों के निर्माण में सहयोग देना इसका धर्म है। ये सब कार्य कौन करेगा? तो थर्ड स्टेट वाला लोग करेगा। साथ ही साथ उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। जितने भी तरह के टैक्स थे वह थर्ड स्टेट वालों को ही देना पड़ता था। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक यानी कि टीचर, व्यापारी, शिक्षक, अच्छा अध्यापक, शिक्षक, ठीक है, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। यानी ये सब जो हो गया, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है या फिर किसी न किसी सेवा में है, वो लोग शहरी क्षेत्र में रहते थे। और यह वर्ग जो है मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग कहा जाता था इनको, जिसको हम लोग वहाँ के भाषा में बोर्जियस कहते थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। तो अहम भूमिका निभाने में यही वर्ग थे, यानी कि डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, मजदूर, यही सब। मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं होता था। संपन्नता और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। राज्य में सभी बड़े पद कुलीन के लिए सुरक्षित होते थे। उनका मानना था कि सामाजिक अवधि का आधार योग्यता होना चाहिए, ना कि वंश। ये किसका मानना था? बोर्जियस का। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे, हमेशा नीचा दिखाते रहते थे, नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं चूकते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, इक्वलिटी था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया, यानी शुरू किया। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। किसान का अगर बात कर लें तो चौपट हाल था। उन्हें अनेक प्रकार से कर देना पड़ता था, अनेक प्रकार के कर, तरह तरह के कर। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उसका खर्च जुटाते थे। देखिए क्या नारा था, द नोबल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे। अब बात करेंगे आर्थिक कारण के बारे में। विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डमाडोल कर दी थी। प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय होता था, यानी जितना इनकम था उससे ज़्यादा खर्चा था। इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। मतलब कि जैसे ही आय से अधिक व्यय हो रहा है तो पैसा आएगा कहाँ से, धन आएगा कहाँ से, तो उसके लिए टैक्स लगा दो। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित थी। जैसा कि हम लोग पिछले पॉइंट में देखें कि 3 तरह का जो सोसाइटी था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड वाला को किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था, जबकि थर्ड स्टेट वाला को सब तरह का टैक्स देना पड़ता था। और प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। जो लोग पैसा वाला होता था, समाज में धनवान होता था, उसको कर वसूलने का ठेका मिलता था। ये पूंजीपति टैक्स फॉर्मर कहे जाते थे। जो लोग टैक्स वसूलने का काम करता था, यानी कर वसूलने का काम करता था, उसको टैक्स फॉर्मर कहते थे।
और ये रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपने जेब में रख लेते थे। यानी सरकार अगर कोई टैक्स निर्धारित कर दिया मान लीजिए 100 रुपया, तो ये अगर 200 रुपया वसूला तो 100 रुपया सरकार को, 100 रुपया अपने पॉकेट में रख लिया। इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे थे। फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति के कगार पर ला दिया। अब जो फ्रांस के लोग थे उसमें आर्थिक असंतोष था और राजकोष के घाटे के भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे। राजकोष में जितना भी घाटा लगता था तो कर लगा दो। किसानों को भूमि कर को वहाँ के भाषा में कहा जाता था टेले TAILLE, ये चुकाना पड़ता था। इसके अलावा एक और तरह का कर था जिसको कहते थे टीथे, जिसको धार्मिक कर कहते हैं, यानी धर्म के नाम पर दिया गया कर। इन्हें चर्च को देना पड़ता था। ये जो है टीथे राज नहीं बल्कि चर्च वसूलता था। अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी दैनिक उपभोग की वस्तु पर भी कर देना पड़ता था। साथ ही कई भेंट, टोल टैक्स, नजराने आदि भी सामंती कर के रूप में उन्हें देना पड़ता था। इस तरह फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। करों के आर्थिक बोझ के अलावा फ्रांस की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में वहाँ के समाज में व्याप्त बेकारी की समस्या थी। यानी कि बेकारी की जो समस्या है, उन्होंने आर्थिक बोझ के अलावे फ्रांस की आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा डामाडोल कर दिया था। और उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग शुरू हो चुका था, आरंभ हो चुका था। इसी वजह से हाथ से काम करने वाले जो कारीगर, मजदूर, घरेलू उद्योग धंधे, उसका क्या हो रहा, विनष्ट हो रहा था। यानी जो हाथ से काम करने वाले हैं, हाथ से काम तो अब होगा नहीं क्योंकि उसका जगह मशीन ले लिया है। तो हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग बेरोजगार हो गए। इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया, देना ही पड़ेगा क्योंकि उसको तो हाथ से काम करना ही आता है और उसके जगह अगर मशीनों ने ही ले लिया है तो वो करेगा क्या, खाएगा क्या। इसके अलावे अव्यवस्थित शासन व्यवस्था ने फ्रांस के व्यापारिक जीवन को भी पंगु बना दिया था। फ्रांसीसियों के जीवन में एक रूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनिमय में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस तरह के प्रतिबंध जैसे गिल्ड की पाबंदी, शहरों के व्यापार संबंधी नियम, प्रांतीय आयात कर, सामंती कर इत्यादि व्यापारी पर लगाए गए थे। इस बंधनों में जकड़े रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग रुक गया था। व्यापारी चाहते थे कि देश के व्यापार को हर हाल के बंधनों से मुक्त किया जाए। इस तरह असंतोषजनक एवं अन्यायपूर्ण वातावरण में देश का विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ सरकारी फिजूल खर्ची, जो कि लुई की वाइफ मेरी अंतोइनेट अपने ऐशो आराम और भोग विलास की वस्तुओं पर करते थे, ने राजकोष को प्रभावित किया था। ऐसी स्थिति में सरकार मितव्यता से काम लेने की जगह कर्ज लेने और कर लगाने में ज़्यादा केंद्रित थी। यानी कि ऐसा जब खराब स्थिति देश का हो तो वहाँ का नेता को क्या चाहिए कि मितव्यता व्यवहार अपनाए और राज्य का जो फिजूल खर्ची है उस पर लगाम लगाया जाए। यहाँ तो राज्य का शासक खुद फिजूल खर्ची कर रहा था। आगे हम लोग सैनिक कारण को देखते हैं। अगला बिंदु है सैनिक कारण। हम लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण देख चुके हैं। अब सैनिक कारण के बारे में बात करते हैं। तो फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत बड़ा असंतोष था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। किसानों को बहाल किया जाता था, किसानों को सेना बनाया जाता था, लड़ने के लिए भेजा जाता था और सेना में के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी किसानों की। जबकि उच्च पद पर जो है वो कुलीन के लिए सुरक्षित था। यानी कि ऊंचे पद पर जो है कुलीन ही नियुक्त हो सकते थे। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने भी आगे चलकर क्रांतिकारियों का ही साथ दिया। अगले कारण के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वो थी व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था।
भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। अभी जैसे आपके मन में जो भी होता है, किसी के भी खिलाफ हो या पक्ष में हो, आप बोल सकते हैं, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन फ्रांस में उस समय ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ राज धर्म जो था कैथोलिक धर्म था और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों को कठोर सजा दी जाती थी, यानी कि राज्य का जो धर्म था वही धर्म आप अपनाइए, अन्यथा आपको कठोर सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग यानी बिना मुकदमा किए उसकी गिरफ्तारी का वारंट होता था, जिसको लेटर्स द केचेट कहते थे। लेटर्स द केचेट। तो लेटर्स द केचेट, इसके अनुसार राजा का आदमी किसी को भी बिना अभियोग के गिरफ्तारी कर सकता है। फ्रांस में कानून में भी एकरूपता नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून थे। किसी को भी यह जानकारी नहीं होती थी कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत हो रहा है, यानी कि उसको जो है यह आइडिया ही नहीं होता था कि हमको किस कानून के तहत सज़ा मिल रहा है या हमको किस कानून के तहत मेरा फैसला हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसको देखा, उसी के बारे में यहाँ पे शॉर्ट लिखा गया। अगले कारण के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, तो वो थी बौद्धिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। ये सब करने का काम, यानी जनमानस को जगाने का काम, जनमानस में आक्रोश पैदा करने का काम कौन किया? तो मध्यवर्गीय, मिडिल क्लास। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसमें कि बहुत सारा नाम है। जिसमें सबसे पहला नाम आप देखेंगे मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, ये सब थे। मॉन्टेस्क्यू का एक बुक था जिसका नाम था विधि की आत्मा। एक्चुअली में उसका बुक था द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसको हम लोग हिंदी में विधि की आत्मा कहते हैं, में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका को बताया और इसे अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। यानी मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया जिसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को अलग रखने के विषय में बताया। वोल्टेयर जो फ्रांस के उस समय के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था। उनका मानना था कि राजतंत्र में ही प्रजाहित है, यानी राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए, राजतंत्र ही होना चाहिए लेकिन प्रजाहित में होना चाहिए। जनतंत्र से उसको कोनो खास लगाव था नहीं। मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु एक और विद्वान थे, रूसो, जिसको जियाजेक रूसो कहते हैं, उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, रूसो द्वारा लिखा गया बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा यानी जनरल विल को संप्रभु माना। अतः वह जनतंत्र का समर्थक था। एक अन्य विद्वान, अन्य मिडिल क्लास, जिसका नाम था दिदरो के बृहद ज्ञान कोश, जिसको इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार, जिसको लेसेज फेयर कहते हैं, का समर्थन किया। यानी लेसेज फेयर का समर्थन करने वाले क्वेजनो और तुर्गो जैसे अर्थशास्त्री थे। तो ये कुछ विद्वान थे, जिसमें कि मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर, क्वेजनो, तुर्गो, जिन्होंने फ्रांस में जन जागृति लाया। तो फ्रांस में हुए क्रांति के बारे में अगर कहेंगे और क्या कारण हो सकता है, तो
और एक कारण है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी उस समय विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसके वजह से फ्रांस में भी प्रभाव पड़ा। सबसे पहला इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। सन 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की महान क्रांति, जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इंग्लैंड फ्रांस का ही आसपास का देश हो गया, यानी वह भी एक यूरोपीय देश हो गया। इंग्लैंड में जो यह गौरवपूर्ण क्रांति हुई उससे फ्रांस भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। दूसरा है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े भी थे। इसमें कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, वही लफायते, जिससे वहाँ गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। इससे एक और भी तरह से क्रांति को बल मिला। इसमें अत्यधिक धन व्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना दिया कि उसे संभालना देश के लिए असंभव बन गया, और अंत में यह फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। कौन? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसमें कि सबसे ज़्यादा यही है, अत्यधिक अपव्यय जो हो रहा था राजा और रानी के द्वारा, तो उसी के वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। तो ये कुछ घटनाएं थी जो कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था। हम लोग यहीं पे इस चैप्टर के इस खंड को विराम देते हैं। हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे इसके घटनाक्रम और परिणाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं चाहते हैं हम हो जाए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। धन्यवाद।